अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अलैकुम अस्सलाम और तमाम नाजरीन और स्टूडेंट की खिदमत में अस्सलाम अलैकुम। वेलकम है आपका इस प्रोग्राम पे और इंशाल्लाह जो आपके जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं एजुकेशन के तहत और जो तब्दीलियाँ हैं और नए नए जो कोर्सेज़ आ रहे हैं इंशाल्लाह उस पर हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और जो भी आपके सवालात होंगे उसका जवाब। जी जी सर, बड़ी खुशी हुई आपको देख के वापस सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि खिदमत खल्क़ करने का मौका अल्लाह ने दिया है। और देखिए, इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम वक्त जी वो होता है जो इंसान ह्यूमैनिटी के लिए लगाता है, डेफिनेटली। ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट में लगाता है। जो थोड़ी जानकारी हमारे पास है उस जानकारी को मैं शेयर कर पाता हूँ, क्योंकि इस ज़माने में आप देखें कि पेरेंट सुबह से शाम तक बहुत सारी चीज़ों में मसरूफ़ है, उसके पास इतना वक्त नहीं हो पाता है कि वो जो अहम जानकारियाँ आती हैं उनको पता कर पाए। कभी कभी जानकारियाँ वक्त से ना मालूम होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। तो ये हम लोगों का ज़िम्मा है और कोशिश रहेगी कि जब तक परवरदिगार ने हयात दिया है इंसानियत के काम इंसान आए और ख़ुद से जहाँ जहाँ जिस तरह की चीज़ें हैं वो निकाले और बच्चों तक पहुँचाए। जैसे हम बात कर रहे हैं एजुकेशन को लेके, तो एजुकेशन एक वास्ट चैप्टर है, राइट? तो एजुकेशन में अगर हम ये देखें कि क्या क्या कैसे कैसे कोर्सेज आए हैं, क्या पैटर्न चेंजेस हुए हैं, क्या पॉलिसीज़ आई, अगर आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें तो। तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं समाज में और दुनिया में। बल्कि आज से देखें, आज से 10 साल पहले जो चीज़ आपको दिखती थी आज वो उसका नामो निशान नहीं है। जैसे याद करें आप, हम लोगों के बचपने में टेप रिकॉर्डर का कैसेट होता था, राइट? आज देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। जैसे फ्लॉपी था, फ्लॉपी था या देखने को नहीं मिलता है। वैसे ही बहुत सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं। तो जब तब्दीली हो रही है तो एजुकेशन सेक्टर उससे अछूता नहीं है। डेफिनेटली नए नए कोर्सेज आते हैं, नए नए कॉलेजेस आते हैं, नए नए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं। जो रिक्वायरमेंट है ज़माने की उसके एतबार से नए नए कोर्स डिज़ाइन किए जाते हैं। तो आपको एज ए पेरेंट इसके बारे में पता करना है। अब यहाँ से 2 इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कभी हिंदुस्तान की एक मशहूर यूनिवर्सिटी अपने आप में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास कभी 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे, आज से 10 साल 15 साल कबल। जी। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NSIT। ये दोनों कॉलेज बाद में इनको NIT का दर्जा दिया गया और डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास कोई अपना इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट नहीं था। पिछले साल यानी इस साल इस एकेडमिक कैलेंडर से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने ही कैंपस में इंजीनियरिंग की 3 कोर्सेज की पढ़ाई शुरू की है। अच्छा। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट लॉन्च हुआ है। 3 डिपार्टमेंट, 3 कोर्सेज यहाँ लॉन्च किए गए हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस बार जो दाखिला हुआ है वो JEE मेंस के कट ऑफ के थ्रू हुआ है। तो बच्चों के लिए एक और नया ऑप्शन निकल के ये सामने आया। क्या कट ऑफ है इसका? कट ऑफ JEE मेंस के थ्रू ही जाएगी। और आपको पता ही होगा बच्चे 300 का मेंस का पेपर देते हैं। 300 में आप एक अच्छे सेफर जोन में जाना है तो आपको 200 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, तब अच्छे कॉलेज में आपको कोई अच्छी ब्रांच मिल सकती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट शुरू हो चुका है। एंड सेकंड जो चीज़ है यहाँ पे वो बताना चाहूँगा एज ए अपडेट। जी। पहले क्या होता था कि, और आज भी आपने देखा होगा कि अगर बच्चों ने लियाकत होने के बावजूद भी, क्योंकि हिंदुस्तान में पॉपुलेशन ज़्यादा है जी, अब अगर मेडिकल आपको करना है, MBBS करना है, तो 90,000 सीट्स तकरीबन MBBS एंड BDS में अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में या अच्छे कॉलेज में इंडिया में है तकरीबन इतने कॉलेजेस में सीट्स। अब किसी बच्चे ने एंट्रेंस दिया और नीट के एग्ज़ाम में आपको जान कह रहे होगी 20 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं इस 80,000 सीट्स के लिए। तो पोटेंशियल होने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है कि आपके बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो जब सिलेक्शन नहीं होता है तो लोग फिर फॉरेन कंट्री की तरफ MBBS करने के लिए रुजू करते हैं। जी। और आपने देखा है कि यूक्रेन में जब वॉर हुआ, जो बच्चे यूक्रेन में MBBS कर रहे थे, जब वो वापस वहाँ से आए तो उनके साथ थोड़ी सी परेशानी ज़रूर यहाँ पैदा हुई। तो अब एज ए पेरेंट हमको अगर अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री भेजना है MBBS करने के लिए तो सारी जानकारी पहले इकट्ठा करना है। पहली जानकारी ये है कि किसी भी कंट्री में अपार्ट फ्रॉम इंडिया अगर आपको अपने बच्चे को MBBS के लिए भेजना है जी, तो आपके बच्चे के पास नीट का स्कोर होना चाहिए, यानी नीट एग्जाम उसको अपीयर होना ही चाहिए। जैसा कनाडा में कोई स्टूडेंट जाता है उसको IELTS का एग्जाम होना, IELTS तो देना ही देना है, वो तो लैंग्वेज के लिए आपको देना है, राइट। बट वहाँ MBBS वहाँ से करने के लिए यहाँ का नीट एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई होना ही चाहिए, जो कि पिछली बार जैसे मैंने बताया पिछले प्रोग्राम में कि 720 में 170 मार्क्स एटलीस्ट आपके होने ही चाहिए। तो ये तो पहली प्राइमरी आपकी जो क्राइटेरिया वो ये है। उसके बाद अगर किसी कंट्री में जाते हैं तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए
आपको आइल्स देना है, टॉफल देना है, वो सिर्फ एग्जामिनेशन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए, बट नीट का एक स्कोर आपके पास होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि जब आप वहाँ MBBS करेंगे तो वहाँ से आने के बाद हिंदुस्तान में आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है। कौन सा एग्जाम? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे एक अलग से एग्ज़ाम लेती है। जब 5.5 साल MBBS का कोर्स करके आप अगर आप ईरान से वापस आए तो यहाँ पे आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम से गुजरना होगा। और तीसरी जो सबसे अहम बात मैं रखने जा रहा हूँ, ये तब्दीली होने जा रही है। अब पहले क्या होता था, ये 2 कंडीशंस थी। नीट का एक पर्टिकुलर स्कोर चाहिए जी, वहाँ से MBBS करके आने के बाद यहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ का एक एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है। तीसरी जो चीज़ गवर्नमेंट ने अभी रिकमेंडेशन में आ रही है और वो जल्दी ही लागू होने वाली है, वो ये है कि किसी भी कंट्री से अगर आप MBBS करके आए और यहाँ पे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके पहले जिस कंट्री में MBBS आपने किया है वहाँ पर भी प्रैक्टिस करने की इजाज़त आपको मिली हुई होनी चाहिए। पहले क्या होता था, ईरान गए आप, यूक्रेन गए, वहाँ से आपने MBBS किया, यहाँ नीट के स्कोर के थ्रू गए, MBBS करके यहाँ पे आया, आपने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एंट्रेंस दिया, फिर यहाँ पे आप प्रैक्टिस करने लगते थे। लेकिन अगर आपने यूक्रेन से MBBS किया होता था तो यूक्रेन में बाहर के बच्चों के लिए वहाँ पे यूक्रेन में प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं थी जी, ईरान में प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन अब कुछ कंट्रीज़ ने इसको शुरू किया है। तो ध्यान रखेंगे जब यहाँ पे आप आएंगे और MCA का एग्ज़ाम देके प्रैक्टिस करने की शुरुआत आप करेंगे तो उसके पहले ये भी रिक्वायरमेंट आपसे पूछी जाएगी, ली जाएगी, या रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी कि क्या वहाँ भी आपको प्रैक्टिस करने की सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट ने दिया था या नहीं दिया था। नहीं दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी जब आप अपने बच्चों को बाहर MBBS करने के लिए भेजें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जरूर ध्यान तो रखें। क्या ये पॉलिसी लागू हो गई है या होने वाली है? जल्दी होने वाली है, आने वाले वक्त में लागू हो भी जाएगी। सो अपडेटेड रहें। अब सपोज करें अगर आज लागू नहीं हुई है, 1 साल के बाद भी लागू होती है और हमने अपने बच्चे को आज भेजा है अगर MBBS करने के लिए, तो मेरा बच्चा 5.5 साल के बाद वापस आना है। तो अगर ये पॉलिसी 2 साल के बाद भी लागू होती है तो जब वो लौट के आएगा तो उस पर तो लागू होगी ही ना। अच्छा, बच नहीं सकते? बच नहीं सकते। तो हमें ये जानकारी अभी से लेनी है। तो इन चीज़ों का एकदम ख्याल रखें अगर आप फॉरेन कंट्री अगर अपने बच्चे को भेजें MBBS करने के लिए। और एक और बात यहाँ से मैं जोड़ना चाहता हूँ जी, किसी भी जगह आप चले जाएं, गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं और नए प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जो इस तरह के कोर्सेज कराते हैं। ओके। तो अगर हिंदुस्तान में इस तरह के कॉलेजेस हैं तो फॉरेन कंट्री में भी इस तरह के प्राइवेट कॉलेजेस होते होंगे जो एकदम नए नए लॉन्च हुए होंगे। जब भी MBBS अगर करने के लिए अपने बच्चे को भेजें तो कॉलेज का कंप्लीट उसकी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लें, अच्छे से जानकारी ले लें। जब सारी जानकारियां आपको इकट्ठी हो जाएं, और जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया जी, नेट का ज़माना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो अगर आपको ईरान भेजना है तो ईरान गवर्नमेंट की साइट पे जाके उस कॉलेज का एफिलिएशन देख लें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट कर लें, उसके बाद तब अपने बच्चे को यहाँ से आप रवाना करें। बट सर काफ़ी ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि मैंने पर्सनली देखा है, मिला है उनसे, तो जब ये किसी थर्ड पार्टी या कोई एजेंट के थ्रू जो है जब वो बेचते हैं तो मसलन वो एजेंट उनको कहता है कि आप फलाना ये कॉलेज में चले जाए, फलाना ये कॉलेज में चले जाए, ये बेस्ट है, आपका एडमिशन हो जाएगा, कम पैसे में भी हो जाएगा। यहाँ पे पेरेंट्स का तवज्जो कॉलेज पे तो जाता ही है बट कॉस्ट कटिंग की तरफ भी जाता है कि ओके ये कॉस्ट कटिंग में ये कॉलेज मिल रहा है, वी शुड गो फॉर इट। देखिए कॉस्ट जहाँ तक है फाइनेंस है और जाहिर सी बात है हर इंसान की अपनी एक माली हालत होती है और उसके अकॉर्डिंग वो कोई फैसले लेता है जी। लेकिन आप ये बताएं कि कोई ऐसा कॉलेज आपने ऑप्ट कर लिया है जिस कॉलेज का एफिलिएशन बाद में जाके रद्द हो जाए, या जिसकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं हो, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं हो, और मान लिया कहीं 10 रुपये में एडमिशन हो रहा है और यहाँ आपने 8 रुपये में एडमिशन करा लिया और बाद में कहीं चल के अगर इसका एफिलिएशन रद्द हो गया तो ये सारे के सारे पैसे आपके डूब जाएंगे। और पैसा तो आप हटाएं अलग, आपके बच्चे का 5.5 साल कीमती साल, बेशक वो लग रहा है, वो यूटिलाइज हो रहा है उसके अंदर, वो अगर एक बार हाथ से निकल जाएगा और बच्चे के अंदर से एक पैशन, उसके अंदर से अगर हिम्मत अगर उसकी टूट जाएगी तो फिर उसको दोबारा से ट्रैक पे लगाने में बहुत परेशानी होगी। थोड़ी परेशानी ज़रूर आप उठाएं, लेकिन कॉलेज के बारे में तह तक जाके पता करें। आप मुझे बताएं कि छोटी सी छोटी चीज़ अगर आपको ख़रीदना होता है
तो मार्केट में 10 जगह जाके आप पता फोन करते हैं, लेना होता तो हम पूरा R&D करते Yes. हैं, देखते हैं, 10 लोग से पूछते हैं। और अगर आप बाजार में जाएं सब्जी लेना है, 10 सब्जी वाले खड़े हैं तो 10 जगह आप जाके पूछते हैं। जी छोटी से छोटी चीज में आप जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो यहाँ तो आपके बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, जरूर पता करें। और ये तो नेट का जमाना है, एक सर्च पे पूरी दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन छन के आपके पास आ जाएगी। प्रॉपर साइट पे जाएं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, जब इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिल जाए तभी अपने बच्चे को यहाँ से रवाना करें। गलत फैसला अगर करेंगे तो बच्चे के लिए बहुत दुश्वारी पैदा होगी। बट सर, आप अगर व्यूवर्स को बताएं कि आप कौन से कॉलेजेस को सपोर्ट करते हैं या सजेस्ट करते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या चाहे कोई फॉरेन कंट्रीज में, और फॉरेन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो विच कंट्री यू सजेस्ट दैट अ स्टूडेंट शुड गो? देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज किसी भी मुल्क के हों, आप पहले ट्राई करें गवर्नमेंट कॉलेज, इंडिया में हो अब्रॉड में, गवर्नमेंट कॉलेज। जी इसके अलावा जो सबसे मशहूर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कॉलेजेस को, जो आज से 50 साल 40 साल पहले इस्टेब्लिश हुई हैं, सैकड़ों साल, जैसे कैम्ब्रिज वगैरह तो आपने सुना ही होगा, सैकड़ों साल पहले इस्टेब्लिश हुई है। कैनबरा यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे सुना होगा, सिडनी यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड है आपका, पिट्स, और इस तरह से MIT है आपके लिए। तो बहुत सारे बहुत सारे पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, पूरा पास्ट उसका आप एक बार सर्च करें और अच्छे से तह तक सर्च करके तब आप एडमिशन लें। प्रायोरिटी हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज को दें आप। डेफिनेटली। बट सर, अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी फॉरेन कंट्री में किसी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया है और किसी वजह से चलते वो वापस आ गए, एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पाए, और मान लीजिए 5 इयर्स का टेन्योर है, उन्होंने 2 साल कंप्लीट किया है और वापस आ गए, तो इस सिनेरियो में क्या वो वापस रीजॉइन कर सकते हैं कॉलेज? यहाँ पे फिर दोबारा से आपको फर्स्ट ईयर से स्टार्ट लेना पड़ेगा। हाँ, अगर 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, फॉरेन की एक और इंडिया की, कि इनके बीच में कोई MOU साइंड है कोर्सेज को एक्सचेंज करने का, तो पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर कोई MOU साइन नहीं है तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर फॉरेन कंट्री 2 साल करने के बाद आप वापस आए तो अब आपको यहाँ एक नए सिरे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, नए शुरू से। जी जी। तो इसी एजुकेशन के हवाले से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं आपको। जी, जी, तो अगर जी। आपकी इजाज़त हो तो कुछ क्वेश्चंस में आपको एकदम आप सवाल रखें। और बच्चों से यहाँ मैं और पेरेंट्स से गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके जो भी सवाल हों, आप क्योंकि आपके पास वक्त कम होता है सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए, हम लोग आपकी खिदमत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, एक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप अपने क्वेश्चन रखें इंशाल्लाह। और जैसे अभी क्वेश्चन आपने बताया, तो इस क्वेश्चन के ज़रिए और भी बच्चों के क्वेश्चन होंगे और आने वाले वक्त में भी हम आपके क्वेश्चन का इंतज़ार करेंगे। तो इंशाल्लाह ज़रूर आप पूछें। जी जी। सो जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो ये आपको ये पूछते हैं कि सर, कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोराइजिंग को लेकर आज भी हम जो है वो पीछे है, तो इसका कोई नया तरीका है कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोराइजिंग को लेकर? देखिए, अगर साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, चीज़ों को समझ के पढ़ने की कोशिश करें। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत मैंडेटरी है। यस, वंस अगर चीज़ें आपकी क्लियर होंगी ना, फंडामेंटली अगर आप स्ट्रांग होंगे, तो फिर आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहन में एकदम चीज़ें आके नक्श कर जाएंगी। लेकिन एक बात और अटैच कर रहा हूँ जी। जब भी किसी काम को करें, शौक के साथ करें। आप Passion एक्साइटेशन के साथ या करें। जी। पैशन, एक्साइटेशन के साथ करें। आप मुझे बताइए, अगर आप 4 घंटे का T20 वर्ल्ड कप का कोई मैच आप देखें और 4 घंटे के बीच में किसी भी मिनट का, किसी भी सेकंड का कोई इवेंट अगर मैं आपसे पूछ लूं, तो ये बताएं कि आप बता देने की पोजीशन में होंगे या नहीं होंगे? एकदम होंगे, क्योंकि आप शौक़ से आपने उस चीज़ को देखा है। तो जब पैशन और शौक़ ज़ौक़ के साथ आप किताब खोलेंगे, जी। एक एक चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो पैशन, जुनून अपने अंदर ले आइए, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास अपने अंदर ले आइए। चीज़ें मुश्किल नहीं है, मुश्किल आप बनाते हैं अपनी सोच से। ओके। सो सर, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी किसी ने पूछा कि बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना चाहिए और कैसे अपने फोकस पे डटे रहना चाहिए? देखिए, अक्लमंद बच्चा खूब अच्छी तरह से समझता है कि डिस्ट्रैक्शन क्या है जी। और कंसंट्रेशन क्या है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्ट्रैक्ट आपको करती हैं, और उसमें सबसे पहला, बीच और आखिरी, एक ही चीज़ मैं बार बार बोलूँगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके पास हैं, ख़ास तौर से मोबाइल, जी। इसका यूज़ नहीं बल्कि इसका मिसयूज़। इस बात में जो मैंने यूज़ और मिसयूज़ जो दोनों लफ्ज़ बोला, उसको मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा हूँ। जी। आज से पहले आप देखेंगे कि इंटरनेट का, जैसे मैं प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपसे गुफ्तगू चल रही थी, आज से पहले हालत ये थी
कि 4 साल 5 साल पहले जब इंटरनेट एजुकेशन के साथ कम्प्लीटली अटैच नहीं था, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे गांव, दूर कस्बों के बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आगे नहीं आ पा रहे थे जी। लेकिन आज एक छोटे से छोटे गांव में बैठा हुआ बच्चा एक मोबाइल पे आराम से किसी कोर्स के कंटेंट को देख करके तैयारी कर सकता है, अगर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही यूज करना जानता है तो मैं यूज की बात कर रहा हूं। इसका एग्जाम्पल मैं यहां से देना चाहता हूं आपको। पिछली बार जो नीट, बार बार मैं नीट का एग्जाम्पल यहां दे रहा हूं। नीट के एग्जाम में अभी मैं दिल्ली था, 4 दिन पहले एक पेरेंट से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि 620 नंबर में पिछली बार 12,000 रैंक आई थी और इस बार 621 नंबर पे एक नंबर बढ़ने के बावजूद रैंक 12,000 से कम नहीं है बल्कि 18,000 रैंक आ रही है जी। तो ये जो 6,000 का जो फर्क पड़ा, ये कौन से बच्चे हैं? ये दूर दराज जो गांव में बैठे हुए जो बच्चे हैं जिनके अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करना वो बच्चे जानते हैं। इन बच्चों ने छोटे छोटे रिसोर्सेज से मेहनत किया, तैयारी की और तैयारी करके एंट्रेंस दिया और इन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, जिसकी वजह से इस तरह से कट ऑफ में चेंज आ रहा है जी। तो एक तो सही यूज। मिस यूज क्या है? माँ बाप से छुप के इस्तेमाल करना। जी। आपने गैजेट लिया, आपने आईफोन लिया, आपने आईपैड ले लिया, आपने टैब ले लिया, आपने लैपटॉप ले लिया, आपने स्टार्ट किया पढ़ाई। आधे घंटे पढ़ाई करने के बाद किसी दूसरे साइट पे आप स्क्रॉल करके चले गए, कमरे में अपने दरवाज़ा लगा रखा है, दूसरी साइट पे आप लगे हुए हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मदर फादर ने नॉक किया, दरवाज़ा खोला, फिर आप दूसरी साइट पे आ गए। किसको धोखा? अपने फ्यूचर को, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को। इससे बचना है, इस डिस्ट्रैक्शन से बचना है, इस सोच से बाहर निकलना है। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएं तो कस्द करके जाएं कि आप किस लिए जा रहे हैं। जैसे वो टाइम, जो वो चीज़ ख़त्म हो, अपने आप को बाहर निकालें और किताब से जुड़ने की कोशिश करें। जी जी। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के यूजर्स तो बहुत सारे, जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी को कोई आंसर्स नहीं मिल रहे, स्पेसिफिकली कोई आंसर, तो वो चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकता है। जी जी। क्योंकि चैट जीपीटी जो एआई जो आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, जो ऑटो जनरेटेड आंसर्स होते हैं जी, वो आपको बुक के रिसोर्सेज से कहीं ज़्यादा आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। देखिए, टीचर होने के नाते एक बात मैं बच्चों के सामने रख रहा हूँ और आपके सामने भी रख रहा हूँ जी। और बड़ा एक सिंपल एग्जांपल से रख रहा हूँ। देखिए, क्या होता है कि जब किसी क्वेश्चन को आप कर रहे होते हैं और वो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता है तो आप उस क्वेश्चन पे ठहर के सोचने की कोशिश करते हैं। यानी आपका जहन, आपका दिमाग उस क्वेश्चन से जूझ रहा होता है, फाइट कर रहा होता है। बहुत चीज़ें सोचने के लिए आपका जहन आपको मजबूर करता है और फिर आप किताब पलटते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से रिकॉल करने की आप कोशिश करते हैं। तो मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा होता है वो आपको सब्जेक्ट सिखाता भी है जी। राइट। अब हमने क्या किया, एक क्वेश्चन निकाला और मैंने स्टार्ट किया और नहीं हुआ, फौरन मैंने क्या किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे गया, ओपन किया और उसका सोल्यूशन देख लिया। राइट राइट। उस क्वेश्चन पे हमने अपने माइंड को फाइट करने का स्पिरिट तो डेवलप कराया ही नहीं अपने माइंड में। पॉइंट टू बी नोटेड। यस। अब बच्चों से मैं यहाँ सवाल कर रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में आप डिजिटल पैड के साथ जाएंगे या अपने दिमाग के साथ जाएंगे? आप दिमाग के साथ एग्जाम में जाना है। जिस दिमाग को आपने उस क्वेश्चन के साथ लड़ने की कैपेसिटी डेवलप ही नहीं कराया आपने, जैसे एग्जाम में जाएंगे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाओ वाला आएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग से आएगा, आप वहीं पे गिव अप करेंगे और वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सलाह दूंगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है, किताब खोलें, थ्योरी पढ़ें, उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, किताब के साथ लगें, अपने माइंड को फाइटिंग स्पिरिट के साथ उस क्वेश्चन के साथ जोड़ें। अगेन बोल रहा हूँ, एग्जाम में दिमाग के साथ जाना है, आपको चैट जीपीटी के साथ नहीं जाना है। नहीं जाना है, बेशक बेशक। तो सर एक सवाल ये किसी ने पूछा है कि जब बच्चा 10वीं पास करता है तब वो कंफ्यूज रहता है, ओके, कि इसको अब क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट्स लेना है, लेकिन माँ बाप के कहने पे ही वो अपना करियर चूज़ करता है स्पेसिफिकली, बिकॉज उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि विच एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही शुड गो फॉर। एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसको नहीं पता होता। तो जो माँ बाप जो करियर चूज़ करते हैं वो आँख बंद करके उसको जो है फाइनल डेस्टिनेशन मान लेते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? दबाव नहीं डालना है पेरेंट को, और ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में ही करियर है, ऐसा कुछ नहीं है जी। करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। पेरेंट्स को बता रहा हूँ, यहीं पे पेरेंटल नर्चिंग एक जिम्मा है जी। जिम्मा नहीं बल्कि इबादत है। क्या बात है? इबादत है, एकदम है, क्योंकि अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत आपको बख्शा है और उस नेमत को संभालना, और अल्लाह की जो भी चीज़ है उसको संभालना इबादत ही है।
जी। तो बहुत बड़ी एक नेमत औलाद की शक्ल में अल्लाह ने आपको दी, तो आपको संभालना है। अब आप जब बच्चा आपका 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में, आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएं, टीचर से मिलें, बच्चे के सब्जेक्ट का इंटरेस्ट टीचर से पूछें। लगातार 4-5 साल बच्चा किस सब्जेक्ट में बेटर कर रहा है वो देखें, घर में उसकी एक्टिविटी को वॉच करें, और उसके बाद तब जा कर के एक बार बैठें और उसके साथ साथ डिस्कस करें कि अगर आप उसको मेडिकल साइंस की तरफ ले जाना चाहते हो तो उसमें क्या आपने देखा जिसको देख के आपको लगता है कि वो डॉक्टर बन सकता है। राइट। ऐसा क्या आपने देख लिया उसमें जिसको देख के आपको लगता है कि वो एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक अच्छा लॉ का जानकार बन सकता है। जैसे घर में बैठ के और दीगर चीज़ों में आप डिस्कशन करते हैं अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली में एक डिस्कशन का पॉइंट आप रखें। जब डिनर पे बैठे डाइनिंग टेबल पे तो इसको डिस्कशन के तौर पे रखें आप। जी। 8, 9, 10th में तो आप बात 2-3 साल इस सिलसिले में बात करें। अगर आपके बच्चे को आपने IITs भेजना है, 8वीं 9वीं 10वीं में जब भी आप डाइनिंग टेबल पे बैठें, बात करें रात में कि IIT ये होता है, IIT में ऐसे जाना चाहिए, IIT में मैथ्स आती है, ये उसमें करियर ऑप्शंस होते हैं, इस तरह से चीज़ें करवट लेती हैं, उसमें बाहर कंट्री में इस तरह के ऑप्शंस निकलते हैं, ये चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो सारी चीज़ें रखें ताकि बच्चे का जहन उस तरफ सोचने के लिए मजबूर हो, जी। एक ग्राउंड तैयार हो उसके लिए। राइट। जब सारी चीज़ें हो जाएं तब उसको कोर्स दिलाएं, ज़बरदस्ती कुछ मत करें। 10th के पहले मैं कह रहा हूँ, 10th के पहले क्या बेहतरीन इमाम अव्वल ने किसी के जवाब में कहा, किसी ने पूछा है कि बताइए बच्चे की तरबियत कब से शुरू की जाए, तो आपने बताया कि उसकी पैदाइश से कबल। यानी आपको पहले प्रिपेयर होना है एज ए पेरेंट। आप पहले पता करें कि जिस कोर्स की तरफ आप लेके जाना चाहते हैं उसमें क्या क्या चाहिए, क्या आपका बच्चा उसके लायक सूटेबल है या भी नहीं। और बच्चों से भी एक चीज़ कह रहा हूं कि देख के किसी कोर्स का आप सिलेक्शन मत करें। आप कोई भी कोर्स अगर आपको सिलेक्ट करना है, पहले आप पता करें कि उसमें आपको पढ़ना क्या है। ऐसा ना हो कि आपको ऐसी चीज़ पढ़ना हो जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं हो, तो वो कोर्स आप अच्छे से करके निकल नहीं पाएंगे, एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे आप। जब अच्छे प्रोफेशनल नहीं बनेंगे तो कोर्स करने के बाद जॉब लेने के लिए इंटरव्यू फेस करना होता है, ध्यान रखेंगे आप। और जब आपका कोर इंटरेस्ट नहीं होगा तो उस इंटरव्यू में, कंपनी के इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आप रुक जाएंगे और फिर आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10th के बाद स्ट्रीम का डिसीजन और आगे क्या करना है बहुत सोच समझ के इस पे कदम बढ़ाया जाए। बेशक। तो सर इंडिया के पास बेहतरीन इंस्टीट्यूट होने के बावजूद हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह नया इनोवेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं है, बहुत सारे आप देखें, अभी आपने सुना ही होगा चंद्रयान के बारे में और आदित्य L1 के बारे में, क्या बेहतरीन हिंदुस्तान में आपने देखा है कि हिंदुस्तान ने कारनामा अंजाम दिया। और IITs के बारे में जो मैं जिक्र कर रहा था, जी, हिंदुस्तान के इंजीनियर पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर आप अमेरिका में चले जाएं और सिलिकॉन वैली में आप चले जाएं तो वहाँ इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन इंजीनियर्स आपको भरे पड़े हुए मिलेंगे आपको। जी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी परेशान करती हैं वो ड्यू टू पॉपुलेशन, आबादी की वजह से सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज़ ग्रोथ मैं देख रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन है। और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मैं मान के चलता हूँ कि इंडिया से ही बच्चों को कराएं, और उसके बाद अगर आपको स्पेशलाइजेशन में अगर कहीं भेजना है तो आप फॉरेन कंट्री भेजें, क्योंकि अब जाहिर सी बात उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, उनके पास पॉपुलेशन कम है एंड दे आर मोर रिच दैन आवर कंट्री। लेकिन आने वाले वक्त में हम उनसे कहीं आगे होंगे। और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए इंडिया मैं समझता हूँ कि और किसी भी कंट्री से आज की डेट में कम नहीं है। तो सर काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर प्रिपरेशन करने वाले तो काफ़ी लोग हैं, तो क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम की सीट्स को हम बढ़ा सकते हैं? किसी भी कॉलेज में जो कोई भी कोर्स जो लॉन्च किया जाता है, ख़ासतौर से प्रोफेशनल कोर्स, जी, ये देख के लॉन्च किया जाता है कि उसमें प्लेसमेंट कितना आप करा सकते हैं। राइट। और जैसे किसी इंजीनियरिंग में कोई ब्रांच अगर आपको लॉन्च करनी है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कितने ज़्यादा यहाँ पे जॉब के ऑप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वो कोर्स बच्चे करें और करने के बाद उनके पास प्लेसमेंट ना हो। जी। फिर ऐसे कोर्स आगे चल के कामयाब नहीं हो पाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मेडिकल साइंस में भी बहुत आगे बढ़ना है इंडिया को। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ में हालत ये है, जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं वहाँ हर 100 आदमी पे तकरीबन एक डॉक्टर है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान को देखेंगे तो जो सर्वे आता है वो बताता है कि तकरीबन 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन पे सिर्फ एक डॉक्टर है। तो ये मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की ज़रूरत है और नए नए कॉलेजेस खोलने की ज़रूरत है, और वो हो भी रहा है। जी। आप देखेंगे हर साल 2, 3, 4 नए मेडिकल कॉलेज लॉन्च हो रहे हैं, 5 मेडिकल कॉलेज लॉन्च हो रहे हैं। और आने वाले वक्त में 4-5 साल में बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेजेस आने वाले हैं, बहुत सारे नए इंजीनियरिंग कॉलेज आने वाले हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ आने वाली हैं। तो इस तरह के कोर्सेज, नए नए कॉलेजेस आने इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे।
और आपके बच्चों के लिए आने वाले वक्त में बहुत सारे ऑप्शंस और भी निकल के सामने आएंगे। जी, तो जैसे कि जो कॉलेजेस निकल के आएंगे तो सीट्स की लिमिटेशन भी जो इंक्रीज हो जाएगी इवेंचुअली। डेफिनेटली बढ़ेगी सीट्स। अब जैसे मान लिया अगर अभी आईआईटी में सपोज 23 आईआईटी हैं, 11,000 सीट्स हैं, कल को अगर 5 आईआईटीज और आ जाती हैं तो डेफिनेटली 5,000 सीट्स, 4,000 सीट्स और बढ़ जाएंगी। तो सीट्स बढ़ेंगी आने वाले वक्त में। और लेकिन साथ साथ ये है कि सीट्स बढ़ेंगी तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी जी। तो अल्टीमेटली फिर वही बात आती है कि आपको तो अगर सरवाइव करना है तो फिटेस्ट आपको बनना ही है। बेशक। मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें, उमंग के साथ मेहनत करें, टारगेट डिसाइड करके मेहनत करें, बहुत आराम से आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने वक्त निकाला चैनल विन के लिए और आपने काफ़ी ज़्यादा जो जनरल डिस्कशन जो हमने किया है वो काफ़ी लोगों तक जो है पहुंचा। इंशाल्लाह फिर हम अगले एपिसोड में डेफिनेटली मुलाकात करेंगे और डिफरेंट वेरियस टॉपिक्स पे जो है हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बच्चों के लिए अब आने वाले वक्त में 10th का, 12th का जी सारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं और स्कूल में बोर्ड के पहले प्री बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाते हैं। तो आपके लिए एक यहाँ से सलाह है कि अपने बोर्ड का सिलेबस कोशिश करें, अपने बोर्ड का सिलेबस पूरा कर लें, नवंबर में अच्छे से रिवाइज़ करें, दिसंबर में प्री बोर्ड एग्ज़ाम दें, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में जहाँ जहाँ कमी रहती है उस कमी पे काम करें। जैसे हमने क्लैट में पिछले प्रोग्राम में बताया कि ये सब सारे एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम्स क्यों लिए जाते हैं, ताकि मेन एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको आपकी कमी पता चल जाए जी। और अक्लमंद इंसान वही है कि अगर उसको उसकी कमी पता चल जाए तो सबसे पहले अपनी कमी पे वो काम करें। डेफिनेटली। तो अच्छे से सारे एग्ज़ाम्स को लें और कमियों पे काम करें और मेन एग्ज़ाम को अच्छे से देने की कोशिश करें, अच्छे मार्क्स लाएं, एंट्रेंस की तैयारी करें और अपने वालिदैन की और अपनी ख़ास तौर से अपने वालिदैन की ख्वाहिशात की कदर करें आप और अपने फ्यूचर की तरफ हमेशा अटेंटिव रहें। बहुत सारी यहाँ से मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं आपके लिए, नई ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ कि आपका मुस्तकबिल बहुत ब्राइट हो। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़।